वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे थे। पाकिस्तान FATF के स्टैंड्स का वेट कर रहा है और यहाँ से मार्केट की सिचुएशन भी ज़्यादातर ड्रिवन होगी कि देखा जाएगा मार्केट के अंदर। अगर हम वाइट लिस्ट में चले गए तो कल की मार्केट में बहुत ज़बरदस्त एक बूस्ट आएगा जो कि जिसका वेट भी कर रहे हैं इन्वेस्टर्स, और कहा भी ये जा रहा है कि वाइट लिस्ट में हम आ सकते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट और काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं हम। तो कल ये डिसीजन फाइनली आज रात तक या फिर कल सुबह जो है वो अनाउंसमेंट हो जाएगी। इसके अलावा टैक्स के ऊपर आज हम बात करेंगे तो ओवरऑल टैक्सेशन सिस्टम और पाकिस्तान के अंदर जो सैलरी क्लास है उनके ऊपर टैक्स की जो एक बर्डन होता है या फिर जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स है इसका क्या डिफरेंस है, आज के प्रोग्राम में डिटेल डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ हारून साहब, आप टैक्सेशन एक्सपर्ट भी हैं, ऑडिट एक्सपर्टीज में इसमें भी आपकी है, तो सर वेलकम करते हैं आपको प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। सर सबसे पहले ये बताइए, मार्केट के अंदर हम देख रहे हैं एक रैली आते हुए दिखाई दे रही है। अपार्ट फ्रॉम दिस टैक्सेशन की बात करें, टैक्स एक्सपर्टीज़ आपकी बताती हैं यहाँ पर कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है। एट द सेम टाइम डायरेक्ट टैक्स जो है वो ज़्यादातर दिखता है, बजट भी आने वाला है और लोग जो है वो इसके ऊपर उंगलियां भी उठाते हैं, कुछ क्रिटिसिज्म भी होता है। एट द सेम टाइम इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ता चला जाता है, उसका किसी को पता नहीं चलता। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस? देखें, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू द प्रोग्राम। द बेसिक डिफरेंस जो है हमारा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का, वो ये है कि डायरेक्ट टैक्स जो है वो जो पर्सन है उसकी आमदनी पे लगता है, उसकी कैपेसिटी टू मेक दी पेमेंट ऑफ द टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जो है दैट इज़ बेसिकली लगता है आम आदमी की कंजम्पशन पे, यानी वो जो खर्चा करेगा उसके ऊपर लगेगा। तो जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो ये नहीं देखता कि जो बंदा जिसने कंजम्पशन कर रहा है उसकी कैपेसिटी टू पेमेंट ऑफ टैक्स है कि नहीं है। तो जनरली जो अगर आप जो डेवलप कंट्रीज़ हैं जहाँ पे टैक्सेशन के जो उसका निज़ाम जहाँ बेहतर है, जिसको सही मायनों में वेलफेयर स्टेट कहते हैं, वहाँ आइडियली जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस का जो क्वांटम होता है ऑफ द ओवरऑल टैक्स कलेक्शन दैट इज़ सिग्निफिकेंटली हायर दैन द क्वांटम ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर हिस्टोरिकली जो है वो ये ट्रेंड देखा गया है कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस का क्वांटम जो है वो हायर है। अगर आप उसको मोटी मोटी अगर हम एक तनासुब देखें तो इस वक्त अगर आप प्योरली अगर आप सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटीज, फेडरल एक्साइज, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। इनका अगर आप हुजूम देखें टोटल टैक्स कलेक्शन के अंदर तो दैट इज़ मोर देन 60%। अगर इनकम टैक्स के अंदर भी अगर आप निज़ाम के अंदर जाएं तो जो आम जबान में आप देखते हैं कि जो विदहोल्डिंग टैक्सेस हो जाती हैं, तो टेक्निकली जो विदहोल्डिंग टैक्सेस भी जो हैं वो कारोबारी तबका जो है वो विदहोल्डिंग टैक्स भी जो है वो आम आदमी के ऊपर शिफ्ट कर देता है। तो वो टेक्निकली जो है वो डायरेक्ट इनकम टैक्स के निज़ाम के अंदर जो विदहोल्डिंग टैक्स भी उसकी जो इंसिडेंस है वो इनडायरेक्ट टैक्स बन जाती है। राइट। तो ये चीज़ें जो हैं वो निज़ाम की दुरुस्तगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो जो माशरे में अगर इंसाफ और इक्विटी की अगर हम बात करें कि जो टैक्स का बर्डन जो है वो जो आदमी ज़्यादा कमाए वो ज़्यादा टैक्स दे, वो उसी वक्त पॉसिबल है जब डायरेक्ट टैक्स का निज़ाम जो है या डायरेक्ट टैक्स का तनासुब ओवरऑल टैक्स के कलेक्शन के अंदर ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू इनडायरेक्ट टैक्स। बट जनरली जो है वो ये अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में सिंस इंसेप्शन इनडायरेक्ट टैक्स की कलेक्शन चूंकि आसान होती है, इट्स वेरी इजी टू कलेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो देयरफॉर जनरली आज तक ये देखा गया है कि ये इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस टैक्सेशन। इजी होते हैं कलेक्ट करना, और बट फॉर द कंट्री मैन जो आम आवाम है उसके लिए वो ज़्यादा तकलीफदेह होता है। तो जो आइडियल जो टैक्स का जो इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर डायरेक्ट टैक्सेस का क्वांटम बड़ा होना चाहिए। बट जो कि इसकी तरफ जो है वो हुकूमत पास की हुकूमत ने भी कुछ कोशिशें की हैं, इस हुकूमत भी कोशिश कर रही है कि डायरेक्ट टैक्स के निज़ाम को वसी किया जाए। राइट। सर हम जब भी देखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो पिसता है वो सैलरीड क्लास है, क्योंकि वही फाइलर है, वही ज़बरदस्ती टैक्स देता है। अगर हम थोड़ा सा मिस्टेक ना करें, यहाँ पर देखा ये जाता है जो टैक्स चोरी करते हैं या जो फाइलर नहीं बनते वो ज़्यादा फ़ायदे में रहते हैं। अब तो खैर वो थोड़ी सी इन्होंने ट्रांजैक्शन और इन तमाम चीज़ों पे उनको लीनियंसी नहीं दी है, बल्कि फाइलर्स को है। एट द सेम टाइम जितना वो टैक्स देते हैं हर साल उस पर ही रिन्यू होकर टैक्स लगाया जाता है। IMF के पास जब हम गए तो इसमें कंडीशन या उसके अंदर उनका प्रोग्राम में ये भी शामिल था कि टैक्स नेट बढ़ाना है, टैक्सेशन या टैक्स कलेक्शन बढ़ना चाहिए। तो कोई ऐसा निज़ाम जिस पे बेसिक चीज़ें हों जो हम मिस कर रहे हों टैक्स कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज़ शेयर करें। जी बिल्कुल, ये एक
बहुत बड़ा सवाल है, मैं इसको टुकड़ों टुकड़ों में उसको आंसर करता हूँ। पहला राइट। जो बेसिकली देखें, जो ब्रॉडिंग ऑफ टैक्स पेड्स, इट्स दिस स्टेटमेंट इज इटसेल्फ अ वेरी ब्रॉड स्टेटमेंट। इसको बेसिकली जो अगर हम बात करें, सब बात करना बहुत आसान होता है, उसको इम्प्लीमेंट करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है। हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो जो हमारी पूरी कंट्री की इकनॉमी है, जो जीडीपी है, उसको आप पहले इवेल्युएट करना चाहिए कि इकनॉमी के किस किस सेक्टर या जोन्स के अंदर जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है, इनकम जनरेट हो रही है, बट वहाँ से टैक्स कलेक्शंस नहीं आ रही। तो अगर आप मोटा मोटा अगर आप उसको एनालिसिस करें अगर आप, तो वहाँ आपको बड़ा वाज़े तौर पे बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी कि जहाँ पे जो है वो इकोनॉमी। अच्छा, एक और भी अनफॉर्चुनेट पार्ट है, हमारा अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हमारी जो इकोनॉमी, जिसको हम डॉक्यूमेंटेड कहते हैं, जो कि आपको जीडीपी के नंबर्स आते हैं, वो एक्चुअली वो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के नंबर होते हैं, बट एवरीवन नोज दैट कि हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का नंबर्स बहुत हाई है, ये तो एक सबसे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट मार्क ये है यहाँ है कि पर। एग्जैक्टली। इम्पोर्टेंट ये है कि आपने दोनों तरफ काम करना है। दोनों तरफ काम से मुराद है कि जो एक तो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकोनॉमी जो है, जो आज हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का साइज है, उसको कम करना है, सो दैट कि डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का साइज बढ़ सके। एग्जैक्टली। सेकेंडली ये है कि जो फिर जो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी आपके सामने है, इसको आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि इसमें किस सेक्टर या जोन से आपके पास टैक्स टू जीडीपी रेशियो आपका कम है। यानी फॉर एग्जांपल आप ब्रॉडली अगर हम जो डिवाइड करते हैं अपनी जीडीपी को या इकोनॉमी के साइज को, आप देखते हैं कि यार एग्रीकल्चर की कितनी प्रोडक्शन वहाँ पे आउटपुट है हमारी, फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, फिर होलसेल एंड रिटेल सेक्टर है, फिर सर्विसेज सेक्टर है। ये एक ब्रॉड इकोनॉमी के जोन्स हैं। उसके अंदर अगर आप फिर जाते हैं इंडिविजुअली, तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आपको डिफरेंट जो आपकी जो बड़ी कैटेगरीज हैं, जहाँ पे हम पाकिस्तान में राइट। मैन्युफैक्चरिंग है, फिर आप जाएं उसके अंदर सर्विसेज सेक्टर के अंदर। तो ये सबसे पहले तो एक जो है वो स्टडी जो है वो प्रॉपर, और आई एम श्योर दैट कि हमारे जितने भी जो इसके इदारे हैं इसके ऊपर प्रॉपर काम कर रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जो प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप उन एरियाज पे फोकस करते हैं जहाँ पे टैक्स का कलेक्शन जो है वो लो है एज कम्पेयर टू दी साइज ऑफ दी दैट सेक्टर, तो वहाँ पे आप जाते तो वहाँ से आपको फिर रेजिस्टेंस आती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एग्रीकल्चर के अंदर, राइट। तो एग्रीकल्चर के अंदर सबसे बड़ा एक बड़ा अपफ्रंट सवाल मेरा आता है कि क्वेश्चन यार भी ये ये तो था कि फेडरल का काम नहीं एग्रीकल्चर है। सेक्टर, हाँ। बिल्कुल ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्पेंसेशन आप चेंज नहीं कर सकते, दैट इज अवर लिमिटेशन, बट एट द सेम टाइम व्हाट वी कैन डू इज दैट कि जो एग्रीकल्चर की जो इकोनॉमी है उसकी उसकी प्रोविंशियल जो हम उसकी डॉक्यूमेंटेशन तो करें ना पहली स्टेज पे। आप टैक्स कलेक्शन की ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली उनके पास राइट है, बट उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, फॉर एग्जांपल कि हम ये कहें कि एग्रीकल्चर इनकम जो है वो टैक्स भले ना दे, बट रिटर्न तो जमा कराए ना अच्छा। फेडरल के ऊपर। एटलीस्ट उससे क्या होगा कि उसकी जो एग्रीकल्चर जो हमारी पूरा जो एरिया है हमारा जो जो कि हमारा जीडीपी है, उसके उसका उसका पहले उसकी जो लैंड एरिया आपको पता चलेगा, उसका उसके तखमीना हो कौन उसके जाएगा। स्टेक होल्डर्स हैं। एटलीस्ट फर्स्ट स्टेज पे डॉक्यूमेंट टैक्स नहीं लगाना, पहली स्टेज पे आप उनको सामने तो लेके आए ना। लेकिन जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हमारे यहाँ आ रहा है, जिसको इतना महंगाई प्रेशराइज ना करें, स्लोली ग्रेजुअली उनके ऊपर वेट डेफिनेटली, डालें। जिस Yes. तरह फॉर एग्जांपल के अगर हम एग्रीकल्चर की अगर हम बात कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल हम पहले ये देखेंगे कि अच्छा जिस तरह आपने शायद देखा होगा महंगाई का बड़ा इसके अंदर जो है वो सब लोग बात करते हैं कि महंगाई महंगाई महंगाई। अब सबसे बड़ी जो बेसिक कमोडिटीज़ हैं जहाँ पे हमारी महंगाई जो आम आवाम के ऊपर जो बर्डन आता है, वो आपकी रोज़मर्रा की अशिया हैं, जिसमें सब्सटेंशियली पार्ट Basic जो बास्केट जो हमारी होता है वो आपकी एग्रीकल्चर है या फ्रूट्स हैं या इस किस्म की आम रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें। उसके अंदर अगर आप देखें तो जो एक्चुअली जो मिडिल मैन है जो कि इसको एक्सप्लॉइट करता है, तो वो आइडेंटिफाई नहीं हो रहा। तो आइडेंटिफिकेशन की वजह बेसिकली ये है कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि वो जो जो एग्रीकल्चर एक्चुअल जो प्रोड्यूसर है उसकी वो सामने नहीं आ पा रहा अनफॉर्चुनेटली। Exactly. तो वो सारा जो एक ब्रॉड एक डिस्कशन में है उसका कि वेटेज भी एग्रीकल्चर पता चल जाएगा और उसकी तमाम स्पेसिफिकेशन इसके सामने आ अलावा जाएगी। जी सर बिल्कुल। मैं यहाँ पर आपको पॉज करूंगी, टैक्स के ऊपर एक रिपोर्ट है, प्लीज देखें फिर वापस आते हैं। फाइलर या टैक्स पेयर वो शख्स या रजिस्टर्ड इदारा है जो कि हर मुआशी साल के ख़त्म पर अपने गोशवारे जिनमें आमदनी और अखराजात की तफसील असासों की फहरिस्त शामिल होती है FBR को जमा करवाता है, और जो शख्स या इदारा ऐसा ना करे वो नॉन फाइलर कहलाता है। बहैसियत पाकिस्तानी शहरी अगर आप पूरी ईमानदारी और बाकायदगी से टैक्स अदा कर रहे हैं और किसी भी वजह से अपने अदा करदा टैक्सों के गोशवारे जमा नहीं करा रहे, तो आप सरासर नुकसान में हैं।
किसी हद तक लोग फाइलिंग से एलर्जिक इसलिए भी हैं कि इसमें अपनी जायदाद और आमदनी का तवाज़ुन साबित करना एक मुश्किल मरहला लगता है। यही वजह है कि पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत के टैक्स इकट्ठा करने वाले इदारे यानी कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने टैक्स दहंदगान की तादाद में इजाफे के अलावा टैक्स अदा करने वालों को गोशवारे जमा कराने की तरफ रागिब करने के लिए पिछले बरसों में इकदाम उठाने का फैसला किया है। यही वजह है कि टैक्स वसूली और टैक्स रिटर्न्स जमा करवाने के हवाले से ऐसे अफराद जो अभी तक टैक्स नेट में शामिल नहीं हुए परेशान दिखाई दे रहे हैं। वाज़ेह रहे कि एफबीआर टैक्स इस्लाहात और टैक्स नेट बढ़ाने के लिए नादरा के पास मौजूद मालूमात को इस्तेमाल करने का इरादा रखता है। नादरा के पास मौजूद शहरियों की मालूमात में उनकी जायदादों, बैंक अकाउंट्स, बैरून मुल्क सफ़र, बिजली और गैस और दूसरे यूटिलिटी बिल्स, बच्चों के तालीमी अखराजात, गाड़ियों की तादाद, सेहत के अखराजात की तफसीलात समेत बहुत सारे दूसरे अखराजात और मिल्कियतों से मुताल्लिक़ मालूमात शामिल होती हैं। अब फाइलर और नॉन फाइलर का फ़र्क ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि सिर्फ 10 मिनट में बज़रिए कंप्यूटर कोई भी नॉन फाइलर फाइलर बन सकता है। मुतवस्सित के साथ साथ अमीर तबके का मुल्क से मुखलिस होना और टैक्स देना मुल्क को मौशी भंवर से निकालेगा। वाज़ेह रहे कि इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने वालों में अक्सरियत तनख्वाहदार तबके की ही है। जी, रिपोर्ट आपने देखी कि फाइलर और नॉन फाइलर का डिफरेंस भी है, तो ये आज के प्रोग्राम में डिटेल डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ आसिफ साहब मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। सर, ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्सेशन सिस्टम की आप बात कर रहे थे, प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। जी बिल्कुल। जो मैंने थोड़ा एग्रीकल्चर का एक्सप्लेन किया, सबसे अब आगे आते हैं एग्रीकल्चर से बाकी और कौन से एरियाज़ हैं। सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे यहाँ जो 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 इकनॉमी है, जो कि लोग इनकम कमाते हैं मगर वो टैक्स पे नहीं करते, तो अपने असासे किस तरह से छुपाते हैं। तो सबसे बड़ा जो एरिया है हमारा, एक आता है प्रॉपर्टीज़ का। प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो है जैसे रियल इस्टेट है, रियल इस्टेट के अंदर फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त रियल इस्टेट का जो डेटा है वो हमारे प्रोविंसेस के पास है, और फेडरल गवर्नमेंट जो कि उसने आमदनी पर टैक्स लगाना है, उन्होंने जो कानून तो लेके आए हैं और नादरा के पास एक्सेस तो आ रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली वो कंप्लीट एक्सेस नहीं है। और नंबर 2, वो जो इन्फॉर्मेशन है वो कन्वर्ट नहीं हो पा रही इनटू द एक्शनेबल इन्फॉर्मेशन। मीनिंग देयर बाय कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि जो अगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं और वो उनकी आमदनी फॉर एग्जांपल अगर नहीं है, तो उसमें उनको अगर हम उनको 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 बेसिकली जो उनके पास एसेट्स हैं उसके ऊपर अगर हम टेक्निकली वेल्थ टैक्स लगाने की बात नहीं कर रहा, बट एटलीस्ट हम आइडेंटिफाई करें कि वो लोग जिनके पास प्रॉपर्टीज़ हैं मगर वो उससे इनकम जनरेट नहीं कर रहे, तो उससे एक डीम्ड इनकम का कॉन्सेप्ट भी निकाला जा सकता है, जो कि एक्चुअली जो है वो डायरेक्ट टैक्स के निज़ाम में ही आएगा कि अगर आपके पास एक्स साइज ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं या एक्स नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ आपके पास हैं, मगर आप जो है वो उसको टैक्स नहीं दे। अब ये बहुत आसान है उसको आइडेंटिफाई करना। जैसे प्रोविंसेस प्रॉपर्टी टैक्स का उसको बिल भेजते हैं, पानी का बिल भेजते हैं, बिजली का बिल जब जाता है, मगर वो बेसिकली वो कहता है कि मेरी जो आमदनी है उसमें मुझसे टैक्स ले लें। तो वो आमदनी अगर उसकी कम है मगर उसकी एसेट बेस बहुत बड़ी है, तो एक निज़ाम इस तरह से लाया जा सकता है कि जिससे इनको हम जो उनसे उनसे चूंकि एक्चुअली तो वो वेल्दी पीपल है, बट दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग फॉर द रीज़न दैट कि उनके पास वो असासे हैं जो इनकम जनरेट नहीं कर रहे। लाइकवाइज अगर हम जाएं जो हमारे बैंक अकाउंट्स हैं उस पर अभी रिसेंटली बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई राइट सर, मैं यहाँ आपको पॉज करूंगी, मेरे जहन में कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं कि लैंड की बात की आपने, और अगर वो बिल्कुल डेड एरिया है, उसके अंदर कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही और वो पर्सन जो है वो दे नहीं पाएगा, हालांकि वो वेल्दियर है बट एट द सेम टाइम उससे इनकम जनरेट नहीं हो रही, तो लैंड जब डेड है तो उसके ऊपर टैक्स क्यों बनता है? देखें वो तो फिर आप जब इसकी सेल और बाय करते हैं तो फिर उस वक्त तो आपको सारी चीजें फुलफिल करना पड़ती हैं। देखिए वो लैंड को मैनेज भी कर रहा है, उसके पास एक्सपेंसेस वो अपने मीट कर रहा है, तो एक्चुअली हम एसेट पे टैक्स नहीं लगा रहे। दुनिया में कुछ जगहों पे है जहाँ पे ये एसेट्स जो कि अनयूटिलाइज होते हैं उस पर डीम्ड इनकम का एक कॉन्सेप्ट है, तो वो एक्चुअली वो एक डीम्ड इनकम होती है। तो उससे ये होगा कि वो जो टैक्स की कलेक्शन है दैट विल बी रिलेटेड टू द कैपेसिटी टू मेक द पेमेंट। ठीक है। लाइकवाइज जो है हमारे जो मेजर एरिया है जहाँ पे हमारा एसेट बेस जो है वो आइडेंटिफाइड नहीं है, जैसे बैंक अकाउंट्स है। बैंक अकाउंट्स के ऊपर अभी रिसेंटली लास्ट 2 ईयर्स के अंदर एफबीआर का और बैंक्स का एग्रीमेंट हुआ है, जिसके अंदर जो है वो बैंक्स ने अब रिपोर्ट करने शुरू कर दिए हैं बैंक अकाउंट्स टू द एफबीआर, बट अभी भी इसके अंदर बहुत बड़ा साइज़ है जो कि बैंक अकाउंट्स के अंदर जो लोग कारोबार कर रहे हैं मगर वो बैंक अकाउंट्स जो है वो डिक्लेयर्ड नहीं है। तो ये भी एक एरिया है जो कि हमारा जो गैप आ रहा है टैक्स का और
जीडीपी का और ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस में, तो ये भी एक एरिया है जिसके ऊपर काम ऑलरेडी चल रहा है, बट गोइंग फॉरवर्ड जो है वो इसके ऊपर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो एसेट्स हमारे मुल्क से बाहर हैं, जो पास्ट में जो भी हमारे कानून रहे हैं, जो कि कानून की इन्फोर्समेंट नहीं थी प्रॉपर, या कानून प्रॉपर नहीं थे जिसकी आड़ में पैसे बाहर चले गए, उसमें भी जो है वो, चूंकि अब पाकिस्तान इज़ नाउ पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल फ्रेमवर्क अंडर विच द इंफॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान, जो पाकिस्तानियों के आउटसाइड पाकिस्तान असासे हैं, उनके ऊपर जो है वो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, जो कि एक बड़ी क्वालिटी की इंफॉर्मेशन है। अब करना ये है कि वो जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसको हमने एक्शनेबल इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। लाइकवाइज बहुत सारे हमारे जो यूटिलिटी के कनेक्शंस हैं, जो कि बिजली के हैं, गैस के हैं, बहुत सारे हमारे वो कंज्यूमर्स जो कि इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स हैं, कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं, बट वो पे नहीं कर रहे या वो टैक्स के निज़ाम में नहीं आ रहे। अब चूंकि बिजली का बिल जब जाता है उसके पास, उसमें बहुत सारे नॉन फाइलर भी हैं, तो गवर्नमेंट ने सिर्फ अभी इतना किया है कि वो नॉन फाइलर से थोड़ा एक्स्ट्रा टैक्स लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बिजली का बिल है, वो सेल्स टैक्स उससे 5% एक्स्ट्रा ले लेते हैं। 5% की जो एक्स्ट्रा टैक्सेशन है वो अभी भी उस नॉन फाइलर को वारे में आ रही है, देखिए वो कॉस्ट को बिल्ड कर देता है। उसको हमें उस टैक्स इंसिडेंस को इतना इन्हांस करने की जरूरत है कि वो उसको इफेक्टिवली वो टैक्स उससे ज्यादा कहना चाह रहे हैं हायर इनकम हो, और हायर इनकम का पता लगाना बहुत इजी है। अगर बिल्स को ही देख लिया जाए कि किसी का 10 लाख 12 लाख 20 लाख बिल आ रहा है, तो इट मींस के उसके अंदर जो है वो टैक्स देने की जो एक एपेटाइट है वो ज्यादा मौजूद है, और उससे ज्यादा टैक्स कलेक्शन की जा सकती है। और रेजिडेंशियल भी है, यानी आप फॉर एग्जांपल कि अगर जिनके बड़े घर हैं, जिनके बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है मगर वो इनकम शो नहीं कर रहे, तो यू कैन बेसिकली आइडेंटिफाई एंड ट्रेस दोज पीपल थ्रू देयर एक्सपेंडिचर साइड, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है विद रिगार्ड टू कि वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं। जैसे अभी आपने अपने इंट्रो के अंदर भी बताया कि एफबीआर और नादरा जो हैं वो एक डेटाबेस बना रहे हैं, उस डेटाबेस के अंदर इसी किस्म की इन्फॉर्मेशन आएंगी जो कि प्रोफाइलिंग आपकी होनी शुरू हो जाएगी, कि जो लोग या तो एसेट्स जिनके पास है, ठीक है, एसेट होना एक्चुअली रिफ्लेक्ट दैट कि उसने पास में इनकम कमाई है और उसने उस पर टैक्स नहीं दिया है, ठीक है। तो इधर से आप चले सर, अब ये तो बात हो गई कि हम टैक्स कैसे कलेक्ट करें। अब ये करते हैं कि जब टैक्सेशन जो देना चाहते हैं और उन्होंने पहले नहीं दिया, गलती हो गई, अब वो आना चाहते हैं टैक्स नेट में, तो उनके लिए क्या प्रोसीजर्स इजी हैं या उन्हें अभी डिफ़िकल्टीज़ हैं? एट द सेम टाइम उनको इतना ज़्यादा प्रेशराइज ना किया जाए, इतना भी ना डराया जाए कि वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो डर जाएं, तो इसका भी कोई सोल्यूशन है मौजूद यहाँ पर? इसमें देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट जो गवर्नमेंट थी उसने अपने आखिरी साल में एक एमनेस्टी दी, फिर इस गवर्नमेंट ने अपने पहले साल में भी एक एमनेस्टी थी। तो ये तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं उन लोगों को जिन लोगों ने पास्ट में अपने टैक्सेस प्रॉपर पे नहीं किए थे, और वो रेगुलराइज हो जाए। अब अगर वो विंडो बंद हो गई है तो आज क्या किया जाए? आज ये पॉसिबिलिटी है कि अभी भी जो है, देखें, ये तो आप नहीं कर सकते कि जो लोग टैक्स की चोरी करते रहें और वो कहें कि नहीं हमने पास में नहीं दिया, तो वो लोग डिस्करेज होते हैं जो रेगुलरली टैक्स। तो आप उनको तो आप ये नहीं कह सकते कि आपका पिछले सारे गुनाह माफ और अब आप दे दें। तो वो फिर चूंकि हमारे पास आज भी इतनी विंडोज इकोनॉमी के अंदर अवेलेबल हैं कि जो फिर वो दोबारा चोरी करना शुरू करेगा और 4 साल बाद कहेगा कि मैं आना चाहता हूँ, मुझे जगह दें। तो ये तो हमें नहीं करना चाहिए कि वो लोग जो कि पास की अपनी सारी लाइबिलिटीज आज अपने पैसे जेब में रख के बैठे हुए और डिमांड कर रहे हैं कि हमें जगह दें, ऐसा अगर तो वो बिल्कुल जगह नहीं मांग रहे हैं तो आप उनको पास की कोई पेनल्टी लगा के और अभी कुछ किया जा सकता है? उसमें ये देखें, सबसे पहले तो आप देखें, यहाँ तक ये एक एंड की आप बात कर रही हैं। सबसे पहले तो हमें ये करना चाहिए कि फ्यूचर में ये इस किस्म की जो जनरेशन हो रही है इनकम की, जो कि लूप होल्स हैं कि वो पैसे छुपा लेता है, पहले तो आप वो रास्ते बंद करें। सेकेंडली आप ये करें कि जो टैक्स का कानून है और टैक्स का जो निज़ाम है उनमें सहूलत पैदा करें। ये दो चीजें करने के बाद आप पास को देखें। टैक्स रिटर्न्स फाइल करने के लिए किसी के पास ना जाना पड़े, बल्कि वो खुद ज्यादा बिल्कुल उसके लिए गवर्नमेंट ने बेइंतहा कोशिशें की हैं अभी तक। और तो एप्लीकेशंस वगैरह आसान ऐप हाँ, और मगर अगर आप अभी भी आप एप्लीकेशंस खोले ना तो कोई 15 पेज खुल जाते हैं। तो वो एक लेमैन होता है जिसका सैलरी का क्लास है। अभी इस पे मैं खुद भी उनके बिहार के कुछ टीम्स के साथ में इंटरेक्शन में हूँ मैं, तो वो अभी काम कर रहे हैं कि अगर जिसको उसको रिटर्न जमा कराना है वही उसका पेज खुले और वो उसको इधर उधर ना देखना पड़े। अदरवाइज अगर आज आप रिटर्न फॉर्म खोलते हैं तो 15 पेज खुले हुए होते हैं, उसमें कोई एक पेज में कोई 100 कॉलम्स और रोज होती हैं, तो उसको हर चीज को पढ़ना पड़ता है। तो वो एक आसान निज़ाम जो है वो गवर्नमेंट
लेके भी आ गई है, मजीद इसके इम्प्रूवमेंट के ऊपर भी काम हो रहा है। सो तो आंसर टू योर क्वेश्चन इज दैट कि पहले आप लूपहोल्स बंद करें, निज़ाम को सिंप्लीफाई करें, फिर आप उनकी बात सुनें कि आप कहें उनकी, चूंकि जो शिकायत आती है। आसिफ, मैं आपको यहाँ पॉज करूंगी। हमारे साथ अली फरीद ओवर कॉल मौजूद हैं यूके से, उनको वेलकम करते हैं। आप चेयरमैन हैं केएसबी सिक्योरिटीज के। अस्सलाम वालेकुम अली, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, इट्स माय प्लेजर। सर, सबसे पहले ये बताइए, ओवरऑल एफएटीएफ का स्टैंस जिसका वेट कर रहा है पाकिस्तान और पूरी इकोनॉमी के ऊपर एक जो हर्डल क्रिएट हुई हुई है, वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो इसकी नीड ऑफ द आवर है कि हम वाइट लिस्ट में चले जाएं और ग्रे लिस्ट से हमारा एग्जिट हो जाए? इट इज अ सिग्निफिकेंट मूव। आई थिंक गवर्नमेंट ने बोला है कि गवर्नमेंट पाकिस्तान को $38 बिलियन का लॉस हुआ है इसकी वजह से अब तक। सो सर्टनली जब अगर हम वाइट लिस्ट पे जाएंगे तो हमें फ़ायदा होगा, हमारी ट्रेड को फ़ायदा होगा, इन्वेस्टमेंट को फ़ायदा होगा, FDI में फ़ायदा होगा और मार्केट सेंटिमेंट में फ़ायदा होगा। मगर ये भी हमें देखना चाहिए कि हमारी पाकिस्तान की इकॉनमी अल्हम्दुलिल्लाह, खासतौर पे हमारी मार्केट इज नाउ मोर एंड मोर डोमेस्टिक ड्रिवन। हमारी डिमांड भी डोमेस्टिकली ग्रो कर रही है और इन्वेस्टर इंटरेस्ट भी जो मार्केट में है वो ज़्यादा डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का, इंडिविजुअल का ज़्यादा है। तो इट्स नॉट दैट कि अगर खुदा ना अगर कुछ नेगेटिव होता है तो कोई ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ज़्यादातर इंटरेस्ट मार्केट में तो लोकल डिमांड का ही है। अच्छा, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा ग्रे लिस्ट में ही अगर हम स्टे करेंगे। और एट द सेम टाइम, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, मार्केट के ऊपर आए हम स्पेसिफिकली, अगर मार्केट को ये न्यूज़ मिलती है कल कि हम वाइट लिस्ट में चले जाते हैं, तो कितनी एक्साइटमेंट शो होगी? आज की मार्केट में 600 अबव पॉइंट्स का क्लोजर रहा है, तो कल क्या होने वाला है? कुछ दिखाई दे रहा है आपको, अगर सपोज करें हम वाइट लिस्ट में चले जाते हैं तो? जी ऑफ कोर्स पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव सेंटिमेंट होगा। जैसे मैंने बोला कि गवर्नमेंट ने कहा कि $38 बिलियन का हमें लॉस हो चुका है पिछले कई सालों में। तो अगर वाइट लिस्ट पे जाते हैं तो इस लॉन्ग टर्म इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है और शॉर्ट टर्म मार्केट सेंटिमेंट के लिए तो सर्टेनली पॉजिटिव है। राइट अच्छा, लिक्विडिटी आ रही है रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू, तो वो मार्केट के अंदर आएगी? और अगर इफ यस, तो मार्केट के टेक्निकल टर्म्स में मार्केट को कहाँ देख रहे हैं आप? जी अभी तक जैसा आपने देखा कि रोशन डिजिटल में सिर्फ 1% जो कैपिटल है वो स्टॉक मार्केट के अंदर आया है। ज्यादातर जो पैसा है वो डेट की तरफ किया है। तो आई थिंक ऑन द इक्विटी साइड रोशन डिजिटल स्टिल हैज टू बिकम मोर सिग्निफिकेंट। सो आई थिंक उस पर एफर्ट और जरूरी है कि हम ओवरसीज पाकिस्तानीज को इनकरेज करें कि वो स्टॉक मार्केट में और प्रॉपर्टी में, इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्ट करें। अभी तक जो ज्यादा पैसा आया है, 99% जो पैसा आया है वो या तो कर्जे के लिए आया है या लोगों ने एक दूसरे को ट्रांसफर किया है। अच्छा, तो दिस इज द रीजन आप समझते हैं अभी इक्विटीज में लेट है आना? जी, तो इक्विटीज में अभी अपसाइड पोटेंशियल है, सिर्फ 1%। स्टेट बैंक ने जो नंबर दिए अली, एट द सेम टाइम फॉरेनर्स की अट्रैक्शन कैसे मार्केट के लिए कनेक्ट की जाए? क्योंकि फॉरेनर्स काफी नेट सेलर दिखाई दे रहे हैं, बाइंग नहीं कर रहे, ज्यादा पाकिस्तान की तरफ नहीं आ रहे, हालांकि पूरे रीजन में पाकिस्तान की मार्केट बहुत चीप दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों है? जी, तो इसमें इंप्रूवमेंट ये दो चीजों से आएगी। एक तो जैसे आपने बोला कि एफएटीएफ में हम अगर वाइट लिस्ट होते हैं, आई थिंक दैट कैन हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। द सेकंड थिंग इज जो IMF का प्रोग्राम में हम गए हैं, दैट विल आल्सो गिव कंफर्ट टू इन्वेस्टर्स। सो आई डू एक्सपेक्ट दैट बाय सेकंड हाफ ऑफ दिस ईयर फॉरेन इन्वेस्टर्स विल टर्न नेट पॉजिटिव। ओके, थैंक यू सो मच अली फरीद, आप हमारे साथ मौजूद है। काफी डिटेल एनालिसिस मार्केट के ऊपर और खासकर एफएटीएफ का स्टैंड पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, न्यूट्रल टू पॉजिटिव एक रिएक्शन दिखाई दे रहा है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी फॉरेनर्स भी वेट कर रहे हैं कि क्या डिसीजन आता है, IMF की तरफ से क्या लीनियंसीज दी जाती हैं। एट द सेम टाइम अगर कुछ पॉजिटिविटी आ जाती है, जो कि पाकिस्तान ने अपने तमाम पॉइंट्स फुलफिल कर लिए हैं, अगर वो हो जाता है तो इट विल बी अ गुड टास्क के आगे आने वाले दिनों के लिए ये बहुत अच्छी बात हो सकती है। आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी पूछते हैं। सर, एफएटीएफ के बारे में चाहूंगी आप कमेंट करें कि क्या दिखाई दे रहा है, क्या लग रहा है? जी बिल्कुल, एक्सपेक्टेशंस आर हाई एंड जिस तरह गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया है सबको, तो गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड इट बेस्ट कि जो भी एक्शन प्लान्स में कमी पेशी थी, सो वी आर वेरी होपफुल दैट इंशाल्लाह जो है वो पाकिस्तान जो है वो FATF की ग्रेड लिस्ट से बाहर आ जाएगा। बट एट द सेम टाइम वंस हम ग्रे लिस्ट से जब बाहर इंशाल्लाह आ भी जाएंगे तो चैलेंजेस विल रिमेन। आई वुड लाइक टू रिट्रेट दैट कि क्यों होंगे कि चूंकि जो उसमें हमने जो लॉज अब लेके आए एक्चुअली इन ट्रू स्पिरिट हमें ये नहीं देखना चाहिए कि FATF की वजह से हम ये लेके आए। दोज लॉज वर द नीड ऑफ द कंट्री। सो इन द बेस्ट स्पिरिट हमें उन लॉ को इन्फोर्स भी करना है, इसलिए कि जो हम सिर्फ कागज़
कानून बनाना इज वाज नॉट द ऑब्जेक्टिव। द ऑब्जेक्टिव उसको इज implement दैट करना कि है। उसको हमें इम्प्लीमेंट भी करना है और उससे हमारे जो मुल्क का फ़ायदा हो, उसकी इकनॉमी का फ़ायदा हो। तो एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे हमारी ऑब्जेक्टिव ये होनी चाहिए कि इंशाल्लाह ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद को मज़ीद उस लॉज को, उन कानून को लेटर एंड स्पिरिट पे इम्प्लीमेंट करें। उसके राइट। दोनों जाविये हैं। उसका एक ऑब्वियस सी बात है, एक टेरर फाइनेंसिंग और एक इससे डिफरेंट सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज अपनी जगह ज़रूर हैं, बट उसकी एक इकोनॉमिक रिफ्लेक्शन भी है उन कानूनों राइट। की। उसकी इकोनॉमिक रिफ्लेक्शन को हमने पॉजिटिवली यूज़ करना है फॉर द डॉक्यूमेंटेशन क्योंकि ऑफ द ऑलरेडी हम इकोनॉमी। बहुत लॉस कर चुके हैं, 38 बिल्कुल, बिलियन डॉलर्स के अराउंड जो है वो बिल्कुल, इकोनॉमी का लॉस हुआ है। तो इट बिल्कुल, मींस कि यहाँ पर नीड ऑफ द आवर है कि हम वाइट लिस्ट में आ जाएं और उससे ज़्यादा फायदे हासिल कर सकें। सर बिल्कुल। एट द सेम टाइम आरडीए के बारे में चाहूँगी आप बताएं, रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में कितना पॉजिटिव है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया और पहले कभी नहीं लिया गया, अब कितना ज़्यादा वो ऑप्टिमिस्टिक हैं पाकिस्तान अपना पैसा भेजने के लिए? जी बिल्कुल, इसमें आरडीए बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का और इट वाज एन ऑनर फॉर मी दैट के जो स्टेट बैंक के साथ जो हमने जो कानून अब आया है आपके सामने, इसमें बैक एंड पे जो है वो मेरी भी इसमें कुछ काविशें शामिल हैं, जो कि हमने जो प्रॉब्लम्स थी इस अच्छा। इनिशिएटिव के अंदर टैक्सेशन की। एक्चुअली नॉन रेजिडेंट जो हैं हमारे, उनको जो प्रॉब्लम आ रही थी इन्वेस्टमेंट की वो ये थी कि पाकिस्तान का जो टैक्स का निज़ाम था वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। अब नॉन रेजिडेंट्स या ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान के बाहर बैठे हुए थे, राइट। तो चूँकि जब पाकिस्तान में वो पैसा बेचते थे और मुख्तलिफ़ चीज़ों में जो इन्वेस्टमेंट्स करते थे, तो वो जो टैक्स का कानून हमारा इतना मुश्किल था जिसकी वजह से वो रिलेक्टेंट होते थे। तो वो फिर बेचते तो थे पैसे, बट वो उनको प्रॉब्लम्स बहुत आती थी। तो ऑब्जेक्टिव ये था गवर्नमेंट का कि वो उस निज़ाम को आसान किया जाए। उसके लिए फॉर एग्जांपल जो हमारे एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानीज़ हैं जो कि नॉन रेजिडेंट्स हैं, वो अगर फॉरेन करेंसी का अकाउंट खोलते हैं या इवन वो लोकल करेंसी के अकाउंट भी जब खोलते हैं, दोनों तरह के उनको गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट किए। तो जो भी उसके अंदर उस पैसे जो आएंगे, उससे जो भी इन्वेस्टमेंट्स होंगी, उससे जो भी इनकी आमदनी होगी, वो बहुत ही आसान उसका टैक्स का निज़ाम है उसका। उनको ना टैक्स की रजिस्ट्रेशन लेनी है, ना टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है, और वो बहुत आसानी से अपना पैसा जो है वो जो डेजिग्नेटेड इन्वेस्टमेंट्स हैं, रियल इस्टेट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, बैंक्स के जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं या स्टॉक मार्केट है, उसके अंदर वो बहुत आसानी से इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। उनका एक टैक्स विदहोल्डिंग एक एक्स अमाउंट परसेंटेज की 10% पे इनकी विदहोल्डिंग हो जाएगी, एंड दैट इज़ द फुल एंड फाइनल, और उनको ना टैक्स रजिस्ट्रेशन लेनी है ना कुछ करना है। तो दैट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव सर ऑफ हम द उम्मीद गवर्नमेंट। करते हैं कि लोकल्स के लिए भी, पाकिस्तानीज़ के लिए कुछ ऐसा निज़ाम लाया जाए ताकि वहाँ भी कोई उनको फाइल करना या कोई जो एक कॉम्प्लिकेशंस हैं वो मौजूद ना हो। एट द सेम टाइम हम बात कर रहे थे टैक्सेशन सिस्टम के ऊपर। क्या दिखाई देता है जो सैलरी क्लास है वो टैक्स पे करती है और जो दूसरे बिजनेसमैन हैं या फिर जो टैक्स नेट में नहीं हैं, तो उनको कैसे अट्रैक्ट किया जाए? कुछ ऐसी स्कीम्स या जैसे कि पहले पास्ट में हो चुके हैं, आपने कहा कि बार बार वो विंडो नहीं ओपन होती, लेकिन अब तो लाना है ना उनको, और टैक्स कलेक्शन का जो निज़ाम है वो बेहतर भी करना है और ऐसा पायदार करना है कि आने वाले दिनों में कोई ऐसे इश्यूज ना हो। तो क्या डिफरेंस है फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर? कोई गैप दिखाई दे रहा है जहाँ पे कोई लूप होल हो या हम कुछ मिस कर रहे हो? जी बिल्कुल। इसमें देखें, जो असल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये हम अपने टैक्स की कलेक्शन के साइज़ को इंक्रीज़ नहीं कर पा रहे, उसके लिए जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि जब तक इसमें प्रोविंसेस और फेडरल गवर्नमेंट एक पेज पे ना हो कि इन्होंने इकोनॉमिक प्लान जो है वो बनाना है और इम्प्लीमेंट भी करना है इन ट्रू स्पिरिट। देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अब 18वीं तरमीम के बाद जो सेल्स टैक्स है वो प्रोविंसेस के पास है, और जो सर्विसेज का प्रोविंसेस के पास है और फेडरल गवर्नमेंट के पास गुड्स का है। बट अब जो प्रॉब्लम आ रही है वो यही आ रही है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप कह सकते हैं कि ना ये गुड्स है ना सर्विस है, या उनमें दोनों फेडरल और प्रोविंसेस कहते हैं कि ये फेडरल कहता है यही चीज़ गुड्स है, ये जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर आप यू कैन डिबेट फॉर आवर्स एंड आवर्स दैट कि सॉफ्टवेयर इज़ अ गुड्स और सर्विस। सो इसी तरीके से फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, उस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के अंदर बेतहा इसके अंदर जो है वो लीगल आर्ग्यूमेंट्स हैं कि क्या ये गुड्स है क्या सर्विस है। तो ये राइट। गवर्नमेंट इसके ऊपर एक काम भी कर रही है, एक नेशनल टैक्स काउंसिल भी बनी हुई है जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो इस किस्म के इश्यूज़ को रिजॉल्व कर रही है। सो द आंसर टू योर क्वेश्चन इज़ दैट कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ और प्रोविंसेस और गवर्नमेंट एक इकोनॉमिक रोड मैप और प्रोग्राम जो है नेक्स्ट 5 ईयर्स और 10 ईयर्स का वो एग्री करें कि हमने
पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स अपनी जगह, बट हमने इकोनॉमी के ये हमारा रोड मैप है और ये रोड मैप के ऊपर हमने काम करना है रिगार्डलेस ऑफ आवर पॉलिटिकल डिफरेंसेस। राइट सर, बट टैक्स पॉलिसीज एंड टैक्स कलेक्शन आर टू डिफरेंट थिंग्स, तो इनके ऊपर भी कुछ कमेंट करें प्लीज। देखिए बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि देखें पॉलिसी जो है वो बनने के बाद उससे खुद ब खुद टैक्स पैसे कलेक्ट नहीं होंगे। वो एक डिफरेंट एरिया है कि पॉलिसीज बनाने के बाद भी हम टैक्स कलेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे। उसके लिए देखें आपको करना ये पड़ेगा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो इन्फोर्समेंट के इश्यूज आते हैं, इन्फोर्समेंट के अंदर सबसे बड़ा इशू क्या है कि जो लोग टैक्स नेट में नहीं है वो शिकायत करते हैं कि हम अगर टैक्स नेट में आएंगे तो एफबीआर हमें बहुत ज़्यादा तंग करेगा। तो ये चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट को देखने की ज़रूरत है कि जो टैक्स के जो सिस्टम में जो आता है उसको जो है वो गवर्नमेंट उनके लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा करे, जो कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि हम टैक्स रिटर्न फाइलिंग को बहुत हमने आसान करना है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हमने जो टैक्स रिजीम है उसकी टैक्स इंसिडेंस को हम कम करें मगर टैक्स बेस बढ़ाएं। हम कहना बहुत आसान है मगर उसको करना बहुत थोड़ा मुश्किल है। उसके लिए एक आपको जो है वो पॉलिटिकल विल भी चाहिए और ये भी देखना है कि हमें कि इसमें आप प्रोविंसेस की हेल्प के बगैर आप इन्फोर्समेंट इज़ वर्चुअली डिफिकल्ट। फॉर एग्जांपल कि अगर आप ट्रेडर्स हैं, होलसेलर हैं, वो ग्राउंड पे मौजूद हैं प्रोविंसेस के अंदर, उनकी विजिबिलिटी ज़्यादा प्रोविंसेस के पास है। तो ये एक कलेक्टिव डिसीजन होना चाहिए कि हमने जो एक पेज पे होना चाहिए दोनों को, फेडरल गवर्नमेंट को भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। फॉरेक्स और कमोडिटीज के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड के पर तोला प्राइस 1,06,408 रुपीज, गोल्ड पर 10 ग्राम 91,324 रुपीज, इंटरनेशनल गोल्ड एट पर हाउस $1,791.41, ऑयल WTI पर बैरल $63.42, ऑयल ब्रेंट पर बैरल $67.27। हम देख रहे हैं ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनली बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। करेंसीज में यूरो बाइंग रही 191 रुपीज, सेलिंग वाज 193, यूके पाउंड बाइंग रही 222 रुपीज, सेलिंग वाज 225, यूएस डॉलर बाइंग रही 158.50, सेलिंग वाज 159.20, चाइनीज yuan बाइंग एट 24.90, सेलिंग वाज 25.05, Saudi Riyal buying at 41.80, selling was 42.30, UAE Dirham buying at 42.70, selling was 43.20, Kuwaiti Dinar buying रही 503 rupees, selling was 505.50, and lastly Omani Riyal buying रही 410.50, selling was 412.50। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज का लेटेस्ट अपडेट। इंटरनेशनली हम ऑयल प्राइस को भी बढ़ता हुआ देख रहे हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पर ये भी एक एनालिसिस हो रहा है कि $75 के अराउंड इंटरनेशनली ऑयल प्राइस आ सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर हम गोल्ड की प्राइस देखें तो यहाँ पे लोकल मार्केट में गिरावट देखी जा रही है, विच इज़ 1,06,000 के अराउंड जो है ट्रेड कर रहा है। इट मीन्स कि कल की मार्केट से आज की मार्केट में गोल्ड जो है वो सस्ता दिखाई दे रहा है। आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। सर, एट द सेम टाइम रोशन डिजिटल अकाउंट की बात हम कर रहे थे और वहाँ से हम देख रहे हैं कि डॉलर रिटर्न्स देखे जा रहे हैं या फिर डॉलर हमारे कंट्री में वापस भी आ रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट भी की जा रही है उनके जानिब से, उन्हें फ़ायदे भी मौजूद हैं और हमें भी फ़ायदा हो रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है करेंसी में, रुपी अप्रिशिएट कर रहा है। योर टेक ऑन। बिल्कुल डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव भी यही था कि चूँकि ये मुल्क पाकिस्तान जो है वो लोकल्स का भी उतना ही स्टेक है जो कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान के बाहर रह के पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, इन द सेंस कि वो अपना पैसा पाकिस्तान में भेज रहे हैं और अपना जो वहाँ से जो भी अपनी स्किल सेट्स जो हैं वो वहाँ से अपनी बढ़ा रहे हैं और फिर जब वो पाकिस्तान अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो यहाँ पे आएंगे भी। तो मैं बिल्कुल जो है आई कॉन्ग्रेचुलेट दी गवर्नमेंट दैट के गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया और एट द सेम टाइम चूँकि देखें हमारे पास जो इंटरनेशनली अगर आप देखें तो इकनॉमी जो है वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कम होती जा रही हैं हमारे पास और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं। तो पाकिस्तान इज़ प्रोवाइडिंग अ वेरी गुड रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट्स। सो एट द सेम टाइम जो उनको जो सबसे बड़ी कंफर्ट है वो ये है कि उनकी जो डॉलर की जो हमारे यहाँ करेंसी का जो इशू आता है कि वो पैसे लगाते हैं मगर हमारी करेंसी वीक होती है, तो ये एक हमने साइकिल अच्छा बनाया कि उनके जब डॉलर पाकिस्तान में आएंगे तो डॉलर भी जो है वो स्ट्रेंथन होगा, उससे मुल्क को भी फ़ायदा होगा और उनको डॉलर के ऊपर रेट रिटर्न भी मिल रहा है। यस, थोड़ा डिस्कम्फर्ट आ रही है हमारे लोकल लोग हैं, वो कहते हैं कि यार हमारे पास जो है वो उसकी जो टैक्स रिटर्न्स हैं हमारी जो वो कंपैरेटिवली कम हो रही है, उनको हम बहुत अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, बट
चूँकि ये एक क्विड प्रोको है, वो भी एक पाकिस्तान में पैसे लेके आ रहे हैं, तो आइडिया उससे ये है कि दोनों पार्टीज को फायदा हो, कंज्यूमर को भी और जो इन्वेस्ट करना है उनको भी, और जो मुल्क में ला रहे हैं पैसा उनको भी। बिल्कुल तो दिस इज द रीजन सर। एट द सेम टाइम मैं चाहूंगी कुछ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर आप कमेंट जी। करें। यहाँ पे फिक्स टैक्स रिजीम दिखाई दे रही है, व्हाट इज दिस और इसका बेनिफिट क्या होगा कंस्ट्रक्शन देखिए, जो मैं इंडस्ट्री से कंस्ट्रक्शन रिलेट इंडस्ट्री, करते हैं? जी बिल्कुल, बहुत रेलेवेंट सवाल है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का जो पैकेज आया है उसको बेसिकली 3 हिस्सों में आप डिवाइड करें। राइट। द फर्स्ट पार्ट इज़ रिलेटिंग टू द पीपल, जो लोग इन्वेस्टर्स हैं, यानी जो बिल्डिंग के डेवलपर्स हैं या लैंड डेवलपर्स हैं, उन्होंने बेसिकली अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी है। राइट। तो पहला पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन पैकेज इज़ दैट द गवर्नमेंट हैज़ इंसेंटिवाइज देम दैट के उनके पास जो भी अनडिक्लेयर्ड पास का जो भी आमदनी थी, अगर वो रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, रजिस्टर करते हैं और अपना प्रोजेक्ट की जो कमेंसमेंट करते हैं बाय द एक्स डेट एंड कंप्लीशन करते हैं बाय मार्च 23, तो वो लोग जो कि इन्वेस्टर्स हैं, उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो उनका जो है इनसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट। द सेकेंड पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन पैकेज इज़ दैट के उस इन्वेस्टमेंट से जो उनको आमदनी होगी, जो वो जब प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, जब प्रोजेक्ट्स बना के जब वो बेचेंगे, डिलीवर करेंगे, तो उसमें जो उनको आमदनी होगी, उस आमदनी में उनको एक फिक्स टैक्स देना है। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर हमेशा से एक प्रॉब्लम रहा है कि जो उनकी जो टैक्सेशन की रिजीम थी वो बड़ी डिफ़िकल्ट थी। तो गवर्नमेंट ने उनको एक बहुत आसान स्कीम दी है कि आपने जो डेवलपमेंट की है एट द साइज़ ऑफ द डेवलपमेंट, स्क्वायर फीट्स और स्क्वायर यार्ड्स, और उसकी बेस पे एक फिक्स टैक्स रिजीम दी है। उससे उनको ये फ़ायदा होगा कि उनको जो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हैं, दैट विल नॉट बी सब्जेक्ट टू द ऑडिट, टैक्स ऑडिट बाय द FBR ऑफिसर्स। वो एक बड़ा, चूँकि कंस्ट्रक्शन जो बिल्डर्स होते हैं उनकी जो एक्सपेंसिस साइड और उनकी जो सेल साइड है, दोनों तरफ जो है वो बेसिकली डॉक्यूमेंटेड नहीं है। यानी जो कंस्ट्रक्शन ने अगर फॉर एग्जांपल लेबर हायर करनी है, उन्होंने कंस्ट्रक्शन मटेरियल लेना, तो जिन लोगों से लेना है उनके पास वो डॉक्यूमेंटेड, तो परचे इनकी एक्सपेंडिचर साइड और उनकी सेल साइड से मुराद ये है कि जब उनका जो कंस्ट्रक्शन का जो फिनिश प्रोडक्ट है, फ्लैट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, ऑफिसेज हैं, जब वो बिकते हैं तो आम आदमी खरीदता, आम आदमी जनरली जो है उनके पास डॉक्यूमेंटेड पैसा नहीं होता। तो इसलिए गवर्नमेंट का बड़ा लॉजिकल इनिशिएटिव था, एंड दैट इज़ अ लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव, दैट के गवर्नमेंट ने वन टाइम तो इनिशिएटिव उनका दिया है कि आप फिक्स टैक्स रिजीम में आ जाए। अब चूंकि वो सारा निज़ाम बैंकों के थ्रू उन्होंने कंडीशन रखी है कि पहले पैसा जो भी बैंक जो आपके पास अनडॉक्यूमेंटेड था वो बैंक में आएगा और ये इन्वेस्ट हो रहा है। तो अब गोइंग फॉरवर्ड कंस्ट्रक्शन के अंदर जो पैसा आएगा वो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के अंदर नजर आएगा आपको गोइंग फॉरवर्ड। थर्ड पार्ट ऑफ द पैकेज इज रिलेटिंग टू के जो एंड कंज्यूमर है, जो कि बिल्डर्स का और जो डेवलपर्स का जो एंड प्रोडक्ट है वो खरीदेगा, उसको भी गवर्नमेंट ने बहुत आसान किया है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी के पास एक अनडॉक्यूमेंटेड पैसे हैं और अगर वो फिनिश प्रोडक्ट जो फ्लैट्स खरीदता है, तो जो पैसे बैंकिंग चैनल के थ्रू देगा उस पर भी कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो दिस इज 3 टियर कंस्ट्रक्शन पैकेज व्हिच इज वेरी हम्बल थिंकिंग है, जिसकी वजह से कोविड के अंदर भी बिजनेस कम्युनिटी हैप्पी दिखाई दे रही थी। थैंक यू सो मच आसिफ हारून साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। काफ़ी डिटेल एनालिसिस आज हमने टैक्सेशन सिस्टम को कम्प्लीटली और काफ़ी प्रॉपरली डिस्कस करने की कोशिश की है कि इसका निज़ाम कैसा है, कितना आसान है और कितना सही है। ये हमने आज कंक्लूड किया है और इसका कंक्लूजन यही है कि फाइलर बनिए, नॉन फाइलर ना बनिए। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने से पहले हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, विच इज़ biztalk@btv.com.pk। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।